स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं हूं महेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी जुगनू क्लासेज में। तो कल तक हमने पार्ट 1 में चर्चा की थी बिंदु पथ की, और मैंने आपको बिंदु पथ के 5-6 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा बताए थे, बाकी और सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए थे। आज वीडियो के लास्ट में वह सारे क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट करवा दूंगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। अब देखो, आज हम शुरू करने वाले हैं जो आपकी बुक है उसमें दो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, जो मैंने कल आपको बताया था, उसकी प्रमेय है। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा उससे, और वो प्रमेय आ सकती है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं। दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक दिया हुआ आ सकता है, लंब अर्धक होगा। दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, इससे पहले वो लिख देगा सिद्ध कीजिए की। क्या लिख देगा, सिद्ध कीजिए की। क्या लिख देगा, सिद्ध कीजिए की। अब देखो आपको ये सिद्ध कैसे करना है, बहुत ही आसान है। एक बार ध्यान से देख लेना, उसके बाद में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉपी पेन सभी के पास होना चाहिए। रफ कॉपी पेन किताब आपके सामने खुली होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो अभी लेके बैठ जाओ। चलो अब शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले सिद्ध करना है, मतलब आपको 3 या 4 चीजें लिखनी है। 3 तो लिखनी है। पहली चीज कौन सी, दिया है। पहली चीज कौन सी है, दिया है, ठीक है। अब देखो दिया क्या है, ध्यान से देखना। हमें दिया हुआ है एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है। बिंदु हो गया ए, बिंदु हो गया बी, दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित। कल मैंने बताया था कि समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, इन दोनों के बीच से जो लाइन जाएगी वही क्या होगा, इनका बिंदु पथ होगा। समझ में आ रहा है इतना। चलो आगे देखो, यहां पे मैं इस रेखा को नाम दे देता हूं P और Q। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है इतना। अब देखो हमें करना क्या है, ये इतना तो हमें दिया हुआ है और ये लंब अर्धक है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो हमें दिया है, हमें क्या लिख देंगे कि PQ। भाई जो बिंदु पथ कौन सा है, PQ ही तो है। किसका बिंदु पथ है, ए व बी, बीच में कोमा लगा दी मैंने। ए व बी लिख सकते हो या ए कोमा बी, चलो मैं वह लिख देता हूं। ए व बी से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ है, का बिंदु पथ है। समझ में आ रहा है इतना। ये हमें किस में लिखना है, दिया है हमें। ये लाइन आप क्वेश्चन से उठा सकते हो। कैसे उठा सकते हो कि दो बिंदुओं की जगह लिख देना ए व बी से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ है,
अब उन बिंदुओं की जगह लिख देना पी क्यू है, भाई बिंदु पद कौन सा है, पी क्यू है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे देखो, ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई इतनी। अब देखो हमें करना क्या है, जैसे कि मान लो मैं अगर इसको मिला दूं, इसको पी से मिला दूं और इसको क्यू से मिला दूं, क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। अगर मैं इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, क्या बन गया, एक और त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, एक और त्रिभुज बन गया। अब देखो करना क्या बेटा, ध्यान से देखना, हमें सिद्ध क्या करना था कि मिलाने वाली रेखा उन दोनों का लंब अर्धक है। ध्यान से देखना, जो सिद्ध करना है सीधी बात उसी पे करेंगे। लंब, लंब का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, अर्धक है मतलब है आधा आधा होना चाहिए, ये बात सिद्ध करनी है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, एक बार मैं देखो यहाँ पे बना रहा हूँ लाइन, ठीक है ना, फिर उसको मिटा देंगे वापस, कि जैसे मान लो कि ये लाइन है। तो अब ये कहना ये चाह रहा है कि ये जो लाइन है और ये पी क्यू आ रही है, तो ये पी क्यू इसको दो समान भागों में काट रही है, मतलब ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का है। पहली बात तो ये सिद्ध करनी है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। दूसरी बात ये सिद्ध करनी है, तो ये तो लंब हो जाएगा और ये अर्धक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी के। अब देखो शुरू करते हैं, इसको भूल जाओ एक बार कि ये नहीं है, ये एक बार नहीं है, ऐसा समझो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से देखना बेटा, ऐसा ऐसा नियम आता है सभी को कि अगर तीनों भुजाएं बराबर हों तो ऐसा ऐसा नियम लगेगा। एस ए एस मतलब दो भुजा और उनके बीच वाला कोण, ठीक है। एक ए नियम, ये समरूपता का नियम होता है, इसको डबल ए भी लिख सकते हैं, तीसरे लिखने की जरूरत नहीं है, तीसरा लिखें तो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ समरूपता का होता है। अब देखो सर्वांग क्षमता का एक और होता है, ए एस ए होता है, एक होता है आर एच एस, ठीक है। ये होते हैं सर्वांग क्षमता के, आर एच एस लगता है समकोण में। हमें देखो कौन सा काम मिलाना है, इनको एक बार साइड में रखो, ये हमारे काम की अभी बात नहीं है। इन दोनों को क्या करना है हमें, सबसे पहले इनको सर्वांग समसिद्ध करेंगे। तो आप देखो कि कैसे कैसे कर सकते हैं। भाई आपको पता है ये जो लाइन है पी क्यू, ठीक है, तो पी क्यू लाइन है बिंदु ए से उतनी दूरी पे है और बी से भी उतनी दूरी पे है, दूरी बराबर है। तो देखो अब क्या करेंगे हम, मैं बोल दूंगा कि ये जो लाइन है ये इस लाइन के बराबर होगी। भाई ए क्यू है वो बी क्यू के क्या होगी, बराबर होगी। बराबर क्यों होगी, क्योंकि ये बिंदु क्यू है, ये बी से भी इतनी दूरी पे है और ए से भी उतनी ही दूरी पे स्थित है। चलो जैसे मान लो कि मैं इस पे एक लाइन बना दूं तो इस पे भी एक लाइन बनाऊंगा, समझ में आ गई बात। अब ये लाइन इसके बराबर है, कौन सी, ए पी और बी पी, ठीक है, ए पी और बी पी। बीपी का नाम सुना है आपने सभी ने। चलो तो अब देखो आ जाओ, ये बेटा इसके बराबर हो जाएगी, समझ में आ गया इतना। अब दो लाइन क्यों बना रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता चल जाए कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अब देखो तीसरी भुजा कौन सी बच गई, सभी को दिखाई दे रहा है, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सर जो तीसरी लाइन पी क्यू है, तीसरी लाइन जो हमारे पास में पी क्यू है, वो पी क्यू इस वाले त्रिभुज में भी काम में आ रही है, इस वाले त्रिभुज में भी काम में आ रही है। समझ में आ गई इतनी बात। तो अब देखो कैसे करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, दिया है तो मैंने लिख दिया, ठीक है। रचना वगैरह इसमें कुछ करनी नहीं है। रचना में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि बिंदु ए को क्यू से पी से और बिंदु बी को पी से क्यू से मिला दिया, इतना लिखना है। इतनी ज़्यादा आवश्यकता है नहीं लिखने की, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। हमें डायरेक्ट लिखना क्या है कि हमें सिद्ध क्या करना है। क्या लिखना है बेटा, हमें सिद्ध क्या करना है, दूसरी चीज यही लिखते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना क्या है, क्वेश्चन से देखो सिद्ध क्या करना है। सिद्ध हमें ये करना है कि यहां पे मैं ओ नाम दे देता हूं इसको। सिद्ध हमें क्या करना है कि जो पी क्यू लाइन है, जो पी क्यू लाइन है वो इसकी क्या है, लंब अर्धक है। तो मतलब पी क्यू लंब होनी चाहिए, किस पे होनी चाहिए,
ए बी पे। एक तो ये बात सिद्ध करनी है कि पी क्यू है वो लंब होनी चाहिए ए बी पे, पी क्यू लाइन है वो ए बी पे क्या होनी चाहिए, लंब होनी चाहिए। दूसरी बात क्या सिद्ध करनी है कि ए ओ है वो किसके बराबर है, बी ओ के बराबर है। ए ओ किसके बराबर है, बी ओ के बराबर है। ये दोनों बातें हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। चलो फटाफट आ जाइए। अब किस पे आ जाएंगे, उपपत्ति। पता है सभी को इतना। अब देखो करना क्या है, हमें ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया है। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। बीच वाली भुजा जो पी क्यू है, ये पी क्यू ए त्रिभुज इस त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है। देखो इसको एक बार मत देखो, ये समझ लो कि ये नहीं है। तो दोनों त्रिभुजों में पी क्यू भुजा आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू ए व त्रिभुज पी क्यू बी में। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम तीन चीजें लिखेंगे। कौन सी? देखो सर्वांग क्षमता का बहुत ही आसान है। एक बार मैं थोड़ा सा लिखवा दूं आपको, उसके बाद में समझाऊंगा। देखो ये वाली भुजा कौन सी हो गई, अरे ये भुजा P से लेके A तक, AP बराबर है BP, AP बराबर है BP। क्या लिखेंगे इसमें, ये हमें दिया है, ये हमें क्या हुआ है, दिया हुआ है। समझ में आ गई बात। अब लिख देंगे AQ बराबर है BQ। ये भी हमें क्या है, दिया है। ये भी हमें क्या है, दिया हुआ है। इससे आगे क्या लिखेंगे, तीसरी भुजा कौन सी बच गई बोलो, PQ। तो यहां पे क्या लिख देंगे, PQ बराबर है PQ। और ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। अतः अब देखना, ये वाली लाइन है जो, अरे ऊपर वाली लाइन है जो लिखी है, यही लाइन वापस नीचे लिख दो। त्रिभुजे पी क्यू ए वह की जगह क्या लिख देंगे, सर्वांगसम है त्रिभुजे पी क्यू बी के। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। इसलिए अब इसलिए के लिए मैं ये बना रहा हूं। ये सभी को पता है क्या होता है, तीन बिंदु वाला और ऊपर मुंह वाला क्या होता है, इसलिए होता है। ठीक है। अब करना क्या है, ये मान लो कि ये दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब देखो हम क्या करेंगे। अब एक काम करो, इस नीचे वाले को भूल जाओ और मैं यहां पे बना रहा हूं दो त्रिभुज। ऊपर वाले दो त्रिभुज देखो, नीचे वालों को एक बार भूल जाओ। ये समझ लो कि नीचे वाले एक बार नहीं है। ठीक है, ठीक है, मतलब इतना इतना छोड़ दो। ऊपर वाला देखो दो त्रिभुज, दोनों के नाम क्या होंगे, POA POB। देखो इन दोनों को हम क्या करेंगे, POA POB, इन दोनों को हम क्या सिद्ध करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में इस त्रिभुज की नीचे वाली भुजा इस त्रिभुज की नीचे वाली भुजा बराबर हो जाएंगी। मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना है, हो जाएगा। और ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी हमें सिद्ध करना है। तो दोनों चीजें हमें उससे मिल जाएंगी। तो आप बोल रहे हो कि सर ये क्यों किया है फिर इतना बड़ा, ये सिद्ध करना था तो पहले ही कर लेते। तो बेटा पहले हमारे पास देखो, इनको सिद्ध करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। कौन सी कि भाई एक भुजा ये है, इसके बराबर हो गई, ये तो मान लिया। ठीक है। दूसरी भुजा PO दोनों में आ रही है, ये भी मान लिया दोनों में आ रही। लेकिन तीसरी कोई चीज हमारे पास नहीं है। ठीक है, तीसरी कोई चीज नहीं है। ना तो हम इसको 90 डिग्री का मान सकते कि ये 90 डिग्री का कोण है। क्यों नहीं मान सकते, इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो ये बात तो हमें सिद्ध ही करनी है। ना हम तीसरी भुजा को बराबर मान सकते क्योंकि ये बात भी हमें सिद्ध करनी है। ना हमारे पास ये ऊपर वाला कोण है। ऊपर वाला कोण कौन सा, ये कोण देखो, एक साइड वाला ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर भी नहीं ले सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये बराबर है या नहीं। तो जो अभी अभी मैंने जो सिद्ध किया है उससे हम क्या करेंगे
कि ये जो बड़े वाला त्रिभुज है इसका ये कोण, कौन सा कोण है, AP, कोण APQ बराबर कोण APQ बराबर कोण BPQ, BPQ। और ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। अब देखो इतना समझ में आ गया सभी के कि सबसे पहले क्या करना है, एक बार शुरुआत से देख लो। जो इधर वाला त्रिभुज है और जो इधर वाला त्रिभुज है, इन दोनों को हमें क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। उसके बाद में ये समीकरण लिखने। अब देखो दोबारा आगे, अब इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख देता हूं। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं कि त्रिभुज कौन सा लूं अब की बार, APO व त्रिभुज BPO में, बोलो क्या क्या लूंगा। सबसे पहले तो इसमें AP और इसमें BP बराबर है, तो AP बराबर BP दिया हुआ है, AP बराबर BP क्या है, दिया हुआ है। और दूसरा जो PO है और PO दोबारा है, ये PO इस त्रिभुज में काम आ रही है, ये PO इसमें भी काम आ रही है, मतलब दोनों में कॉमन है। कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, तो हम लिख देंगे कि PO बराबर PO, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। अब एक चीज और है, कौन सी चीज है, ये भुजा इसके बराबर हो गई, PO दोनों में हो गई, दो चीजें हो गई। तीसरी चीजें कौन सी लेंगे, तीसरी चीज लेंगे हम ये वाला कोण। ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। कैसे पता चला बराबर है, इसी के लिए तो हमने ये सिद्ध किया है इतना बड़ा। ये देखो ये दोनों कोण यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। किससे है, समीकरण नंबर 1 से। किससे है, समीकरण नंबर 1 से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, चलो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं 1 और यहाँ पे लिख दूं 2, तो मुझे ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोण 1 बराबर कोण 2, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ओके, अब देखो 3 चीज हो गई, लेकिन नियम कौन सा लग रहा है, सभी को पता है कि 2 भुजा बराबर है और 1 कोण बराबर है, और इन दोनों भुजाओं के बीच में बन रहा है कोण, तो ये वाला लग जाएगा SAS। तो अतः SAS सर्वांग क्षमता नियम से, सर्वांग क्षमता नियम से। ठीक है, अब दोनों सर्वांग क्षमता नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अरे अपना काम हो गया है भी, ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो इस त्रिभुज की नीचे वाली भुजा इस त्रिभुज की नीचे वाली भुजा के बराबर है, यही सिद्ध करना है। और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। ये भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अपना काम क्या है, हो गया है। अब हमें सिर्फ इन चीजों को लिखना है, तो लिखेंगे कैसे। अतः ऐसे सर्वांग क्षमता नियम से ये दोनों त्रिभुज वापस ले आओ नीचे, दोनों को क्या लिख दूंगा, त्रिभुज APO सर्वांग सम है त्रिभुज BPO। समझ में आ रहा है। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो मैं क्या लिख दूंगा, तो मैं लिख दूंगा कि यहां पे देखो एक कोण बना देता हूं और यहां पे एक कोण बना देता हूं। इसको नाम दे दिया 3 नंबर, इसको नाम दे दिया 4 नंबर, ताकि हमें इतना बड़ा न लिखना पड़े कि कोण AOP, सीधा हम लिख देंगे कोण नंबर 3, काम खत्म। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 90 डिग्री। कारण क्या लिख देंगे, ये लिखना बहुत जरूरी है। कारण कि सरल रेखा पर बने कोण, सरल कोण या सरल रेखा पर बने कोण भी लिख सकते हैं। सरल रेखा पर बने कोण
सरल रेखा पर बने कोण। समझ में आ रहा है बेटा इतना? अब देखो टेक्निकल टीम दिखाई दे रहा है पूरा इतना? चलो ठीक है। तो अब देखो आगे, इसके नीचे वाली भुजा लेंगे, ए ओ बराबर है बी ओ, ए ओ बराबर है बी ओ। देखो बेटा जो सिद्ध करना था वो अपना हो चुका है। यही दो बातें हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। देखो कोण 3 और 4 90 डिग्री के हुए, कैसे हुए देख लेना। थोड़ा सा बता देता हूँ। ये त्रिभुज है, इसमें एक कोण बन रहा है, ये त्रिभुज है, इसमें एक कोण बन रहा है, मतलब ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। अब एक बात मान के चलो कि ये सरल रेखा है, तो ये पूरा कोण कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। 180 डिग्री में से दो कोण है जो दोनों बराबर बराबर है, तो कितने कितने के हो जाएंगे, 90 90 के हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक 90 से 5 ज़्यादा 95 हो गया, एक 90 से 5 कम 85 हो गया, तब तो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना? 180 डिग्री का है पूरा, दो कोण है, दोनों बराबर है, तो दोनों कितने कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के इस बात को बोलना नहीं है, सीधा लिख देना कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 90 डिग्री। कारण में लिख देना सरल रेखा पर बने कोण, और नीचे वाला ए ओ बराबर बी ओ, ए ओ बराबर बी ओ। समझ में आ गया इतना? देखो आप जब भी बुक में देखोगे तो इसका मतलब यही चीज मिलेगी दूसरी भाषा में। आपके टीचर ने करवाया है तो यही चीज मिलेगी दूसरी भाषा में मिलेगी। अगर आपको वो अच्छी तरह समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसी को दोबारा कीजिए। अगर आपको ये प्रमेय पहले समझ में नहीं आ रही थी और अगर अब समझ में आ गई है तो वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, रोक दीजिए, उसके बाद में यही क्वेश्चन आप बिना देखे अभी कीजिए। ओके, अब इस क्वेश्चन को उतार लो 2 मिनट में। चलो वीडियो को रोक के उतार लेना, भी नहीं हुआ तो ये फायदा है अपनी ऑनलाइन क्लास में। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो कई क्वेश्चन आ गए हैं। चलो मैं एक बार देखो दोबारा देख लो, थोड़ा सा दोबारा देख लो, मैंने चलो मिटा दिया, कोई बात नहीं। करना क्या है आपको, सबसे पहले देखो ध्यान से देखना, एक बार पूरा दिमाग इधर लगाओ, कॉपी में मत देखो, इधर देखो। सबसे पहले क्या करना है, ये दो त्रिभुज हैं, इनको क्या करना है, सर्वांग सम। कौन से नियम से, एक भुजा, दो भुजा, तीसरी भुजा, एस 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 नियम से। ठीक है, लिखना आपको कैसे है आप आराम से कर लोगे। पहला काम हो गया। दूसरा काम, जैसे ये सर्वांग सम हो जाए तो कोण 1 बराबर कोण 2 लिख देंगे, उसको समीकरण नंबर 1 देंगे। अब बना लो ये। अब इस त्रिभुज में आ जाओ, कौन से में, ए पी ओ में, बी पी ओ में, इन दोनों में अब की बार कौन सा नियम लगेगा, एक भुजा फिर कोण फिर भुजा, एक भुजा फिर कोण फिर भुजा, एस ए एस नियम। जब ये दोनों सर्वांग समसिद्ध हो जाएंगे आराम से। जब ये दोनों सर्वांग समसिद्ध हो जाएं तो हमें नीचे क्या लिखना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, जैसे मैंने यहाँ पे इसको 3 नाम दिया था, इसको 4 नाम दिया था, कि ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे और ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो आगे, एक देखो एक चीज और बताऊं, आपकी बुक में जो एक तो 6 का क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन है, ये एक 7 का क्वेश्चन है। दोनों यही क्वेश्चन है जो मैंने अभी अभी करवाए हैं, दोनों क्वेश्चन यही हैं जो मैंने अभी आपको करवा दिए हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज है, थोड़ी सी भाषा चेंज है, तो उन दोनों क्वेश्चनों को देख लेना। चाहे ये क्वेश्चन है, चाहे उनमें से दोनों क्वेश्चन है, सेम तरीका है। ठीक है, 6 का और 7 का। देखो 6 में तो सेम वो है ही कि ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी। और 7 में क्या है, 7 में क्या है कि दोनों एक ही साइड है। 7 में क्या है, दोनों त्रिभुज एक ही साइड है, ऐसे ऐसे। ओके, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक ही साइड में दोनों है ना,
तो ये वाला ले लेना पहले, ये पूरा, ठीक है, उसके बाद में ये पूरा ले लेना। समझ में आ गई बात? इन दोनों में एक कोण सेम आ रहा है, ये वाला कोण, जो ये वाला कोण है इसमें काम में आ जाएगा आपके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे, एक प्रमेय हो गई। दूसरी प्रमेय देखो, अगर सिर्फ 2 क्वेश्चन है इससे, अरे जो 10 की प्रश्नावली है कल मैंने जो बताए थे वो, एक जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको करवा दिया है वो, और एक क्वेश्चन और करवाने वाला हूं, ठीक है, बस इतने क्वेश्चन होंगे 10 से, इसके बाहर नहीं जाएगा। अब देखो इसके बाद में, चलो ये आ गया अपना संगामी रेखाएं। कौन सा क्वेश्चन आ गया? संगामी रेखाएं, जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। संगामी, मैंने आपको कल बताया था कि ये संगामी है जो गणित में बहुवचन होता है। संगामी का मतलब क्या है कि समान बिंदु से जाने वाली। अगर 2 रेखाएं होंगी और जहां पे काट रही होंगी तो इस बिंदु को हम बोल देंगे प्रतिच्छेदी बिंदु, इन रेखाओं को बोल देंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर एक और जा रही है तो इस बिंदु को हम बोल देंगे संगामी बिंदु, और इन रेखाओं को बोल देंगे संगामी रेखाएं। अगर एक और जा रही है तो भी इस बिंदु को बोल देंगे, क्या बोल देंगे? संगामी बिंदु, और सभी रेखाओं को क्या बोल देंगे? संगामी रेखाएं। समझ में आ गई बात? 2 है तो प्रतिच्छेदी, 2 से ज्यादा जितने भी हैं वो सारी संगामी। अब यहां पे अपने पास में संगामी में 4 चीजें होती हैं, अंत के अंदर, परिकेंद्र, केंद्रक, लंब के अंदर। उनमें से हम सिर्फ एक पढ़ेंगे, ठीक है, उनमें से हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे, केंद्रक। समझ में आ रही बात? केंद्रक होता क्या बेटा? जब भी ये वाला क्वेश्चन आए, जब भी आप त्रिभुज बनाओ तो ध्यान में रखना ऐसा त्रिभुज बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे सर त्रिभुज तो ऐसा ही होता है, इसके अलावा कौन सा त्रिभुज होने लग गया? इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक साइड वाली भुजा को थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दो, एक साइड वाली भुजा को क्या करना है? थोड़ा सा ज्यादा बड़ा करना है ना, थोड़ी सी ज्यादा बड़ी। तो इससे क्या होगा, हमें अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर ये समबाहु त्रिभुज में बना दूंगा तो ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ओके, अब देखो ये वाली जो प्रमेय है अभी सिद्ध करते हैं। प्रमेय क्या है अभी मैं आपको लिखवा देता हूं क्वेश्चन। प्रमेय क्या है देखो, इसमें संगामी रेखाएं, प्रमेय कहां गई? हाँ, ये देखो क्या दे रखा है इसमें, ये प्रमेय है 10.6 की। कौन सी प्रमेय है? 10.6 की प्रमेय है। कौन सी है? त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं, यह सिद्ध करना है हमें। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि, पीटी लिख रहा हूं मैं, पीटी का मतलब प्रूफ दैट, मतलब सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं। कैसी होती हैं? संगामी। संगामी होती हैं। ओके, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से जाती हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की 2 माध्यिका जहां से जा रही है वहीं से तीसरी माध्यिका जाती है, तीनों एक ही बात है। समझ में आ रहा है इतना? तीनों क्या है? एक ही बात है। इसके अलावा एक और चीज है, तथा केंद्रक उन्हें 2:1 में विभाजित
करता है तथा केंद्रक उन्हें 2:1 में विभाजित करता है। समझ में आ गया इतना? अब देखो करना क्या है। 10.6 की प्रमेय निकालनी सभी ने पढ़ ली, ये मैंने लिख दी यहाँ पे, यही प्रमेय है। सिद्ध कैसे करेंगे? अब देखो सिद्ध कैसे करेंगे। एक आपको त्रिभुज बनाना है। जब भी ये प्रमेय सिद्ध करो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एक साइड वाली भुजा को थोड़ा सा बड़ा कर देना। जैसे कि ये भुजा थोड़ी सी बड़ी और ये थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा छोटी बड़ी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं हो कि थोड़ी देर बाद में पता चले कि त्रिभुज ही कोई और ही हो गया, ऐसा बना दिया, ठीक है। ऐसा भी आपको नहीं बनाना है। अब देखो माध्यिकाएं बनाएंगे। माध्यिका का मतलब क्या होता है ध्यान से समझ लेना। ये क्या है अपना एक शीर्ष है, ये क्या है अपना एक शीर्ष है, ये क्या है अपना दूसरा शीर्ष हो गया, और ये क्या हो गया अपना तीसरा शीर्ष हो गया। इस नीचे वाली भुजा का मध्य बिंदु डी, मध्य बिंदु है ये, मिला दो। नाम क्या दे दिया इसको? डी। क्या नाम दे दिया? डी नाम दे दिया। इस भुजा का मध्य बिंदु ढूंढ लो, ढूंढ लिया, मिला दो, मिला दिया। नाम क्या दे दिया? ई। इस भुजा का मध्य बिंदु ढूंढ लो, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं ओ। इस मध्य बिंदु को इससे मिला दिया और इससे मिला दिया, ठीक है। बीच में ओ है, ये क्या है अपना केंद्रक है। समझ में आ गया इतना? अब देखो बेटा, अब देखो करना क्या है हमें। सबसे पहले तो हम लिख देंगे दिया है। वो आपको पता ही है 3 चीजें लिखनी होती है, दिया है, उपपत्ति और सिद्ध करना है। और अगर कहीं पे जरूरी पड़े तो वहां पे हम क्या लिखते हैं? उसकी रचना लिखते हैं। जैसे इसमें रचना हमें क्या करनी पड़ेगी? लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले चलो मैं पहले आपको ये समझा देता हूं थोड़ा सा कि इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, ठीक है ना। 1 मिनट समझ लो इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। तो ये मैंने नाम दे दिया इसको डी, इसको नाम बी और इसको नाम सी। थोड़ा साइड में लिख दिया क्योंकि नीचे थोड़ी इसकी क्या है रचना करनी है हमें। जो ए डी है इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। इतना बढ़ाओ कि ये जितनी ए ओ है उतनी ही नीचे आ जाए। बढ़ा दिया यहां तक। इस बिंदु को नाम दे देंगे जी। इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। समझ गए? ये थोड़ा सा लो, ठीक लग रहा है? जी बिंदु हो गया। ये लो, जो रेड पेन से मैंने अभी भी बनाई है वो क्या है? हमारी पूरी रचना है। बाकी तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो ये बिंदु हो जाएगा अपना एफ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिख देंगे कि दिया हुआ क्या क्या है। अब देखो एक चीज याद रखना कि हमें दिया हुआ क्या क्या है। हमें सिर्फ 2 माध्यिकाएं दी हैं। हमें कितनी माध्यिका दी हैं? सिर्फ 2। कौन सी माध्यिका दी है बेटा? कोई सी भी 2 माध्यिका मान लो, ठीक है। जैसे कि हम इस क्वेश्चन में ऊपर वाली माध्यिका है जो एडी, इसको छोड़ के मानेंगे कि ये माध्यिका है और ये माध्यिका है, और फिर जो एडी अपनी बच गई इसको हम क्या कर देंगे? माध्यिका सिद्ध कर देंगे। जो एडी यहां से आ रही है इसको क्या सिद्ध कर देंगे? माध्यिका सिद्ध करेंगे। समझ में आ गया? देखो करना क्या है, अब ध्यान से देख लेना, ध्यान से देखना। अब एडी माध्यिका नहीं है ये मान के चलेंगे, और एडी माध्यिका है ये हम क्या कर देंगे? सिद्ध कर देंगे। पहला काम। दूसरा काम 2:1 वाला। 2:1 का मतलब क्या हुआ? देखो 2:1 का मतलब यह हुआ कि ये जैसे मान लो त्रिभुज है अपना, ये जैसे मान लो कि इसकी माध्यिकाएं हैं, तो 2:1 का मतलब ये हुआ कि अगर ये इतनी इतनी जो मैंने डबल लाइन बनाई है, ये अगर इतनी इतनी मान लो 10 सेंटीमीटर की है, कितनी है? 10 सेंटीमीटर की है, तो जो नीचे वाली बच गई ना ये 5 की होगी, ये इससे क्या होगी? आधी होगी। देखो यहाँ भी तो है ना, अगर ये अनुपात 2 है तो ये अनुपात कितना होगा? 1 होगा। इस त्रिभुज में देख लो, अगर ये मैं ये मान के चलूं कि ये भुजा कितनी है, ऊपर वाली भुजा अगर मैं 2 की मान के चलूं तो नीचे वाली भुजा कितनी की होगी? 1 की ही होगी।
समझ में आ रहा है इतनी बात? ये बातें हमें क्या करनी है, इसमें सिद्ध करनी है। ओके, अब देखो दिया है, हमें क्या लिखेंगे, दो, एक तो बी ई और एक सी एफ, ये क्या है, माध्यिकाएं हैं। ये क्या है, माध्यिकाएं हैं। इतना दिया है हमें और हमें कुछ नहीं दिया हुआ है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, रचना। बोलो, रचना में रेड पेन वाला क्या क्या लिखूं? अरे रचना में क्या लिखूं? एडी को, किसको, एडी को जी तक बढ़ाया। कहां तक बढ़ाया, एडी को जी तक बढ़ाया। जैसे आपको 10वीं तक बढ़ाया ना अभी तक, वैसे ही एडी को कहां तक बढ़ाया, जी तक बढ़ाया। समझ में आ रहा है इतना? एडी को जी तक बढ़ाया। इसके बाद हम क्या लिख देंगे, कितना बढ़ाया भाई, इतना बढ़ाया कि जो एओ है, जो एओ है वो ओजी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कि जितना, जैसे मान लो कि ये अभी समझना थोड़ा सा, मान के चलो कि ये वाली भुजा है 16 सेंटीमीटर की। कितनी है, 16 सेंटीमीटर की। कहां से लेके कहां तक, ए से लेके ओ तक। तो आपको पता है कि ये अगर 16 की है तो नीचे वाली 8 की होती है। कितने की होती है, 8 की होती है। तो हमें इसको कितना और आगे बढ़ाना है, तो हम इसको 8 और आगे बढ़ा देंगे। समझ में आ गई बात? तो अगर ये 16 की है तो ये भी कितने की होनी चाहिए, 16 की होनी चाहिए। इतनी हम इसको क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। समझ में आ गया इतना? ठीक है, समझाने के लिए लिखा था मैंने। अब देखो आगे, जी तक बढ़ाया। कितना बढ़ाया, ताकि, कितना बढ़ाया, ताकि ए ओ बराबर, ए ओ बराबर ओ जी, ए ओ बराबर ओ जी। इतना हमने इसको क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। समझ में आ गया इतना? अब चलो आगे देखो। ठीक है, आगे देखो। अब ये हो गया, रचना हो गई। सिद्ध करना है, लिखो सिद्ध करना है। अब सिद्ध, कितनी चीजें सिद्ध करनी है इसमें, हमें 2 चीजें सिद्ध करनी है। कितनी चीजें सिद्ध करनी है, 2 चीजें सिद्ध करनी है। पहली चीज कौन सी, ध्यान से देखना कि एडी क्या है, माध्यिका है। एडी क्या है, माध्यिका है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, क्योंकि 2 माध्यिका तो दे रखी है, बीई और सीएफ। बीई और सीएफ तो दे रखी है। एडी माध्यिका हमें क्या करनी है, इसमें सिद्ध करनी है। माध्यिका कब होती है, जब ये बिंदु इस भुजा का मध्य बिंदु होगा तो ये माध्यिका हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो हम क्या सिद्ध कर देंगे कि बी डी बराबर डी सी। अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, माध्यिका ही है। ठीक है ना? माध्यिका वही तो होती है जो सामने वाली भुजा के बीच में जाके मिलती है। पहली चीज क्या सिद्ध करनी है कि बीडी, बीडी किसके बराबर है, बीडी बराबर है डीसी के। बीडी किसके बराबर है, डीसी के बराबर है। दूसरी चीज क्या सिद्ध करनी है, दूसरी चीज ये सिद्ध करनी है कि जो कि भाई केंद्रक उन्हें 2:1 में विभाजित करता है, या फिर ये जो बिंदु है ये इन तीनों को 2:1 में विभाजित करता है। तो यहां पे क्या लिख देंगे कि O या बिंदु O, क्या लिख देंगे, बिंदु O, बिंदु O सभी माध्यिकाओं को, बिंदु O सभी माध्यिकाओं को, सभी माध्यिकाओं को कितने अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। समझ गए? ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब चलो चौथी चीज अपनी कौन सी हो गई, उपपत्ति हो गई। चौथी चीज अपनी कौन सी हो गई, उपपत्ति हो गई। देखो बेटा, या तो ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस पे आधारित क्वेश्चन आएंगे आपके। क्वेश्चन कैसे आएंगे,
जैसे मान लो अभी मैंने आपको बताया था कि ये 16 की है तो ये 8 की होगी, ये 8 की होगी। तो आपका ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि एक त्रिभुज है जिसमें ओ उसका केंद्रक है, अगर AO 10 सेंटीमीटर का है तो DO की लंबाई कितनी होगी। आप सोच रहे हो कि ये 10 है तो ये 5 होगा, बस इतना सा आपको क्वेश्चन पूछेगा। जरूरी नहीं आपको इतना ही पूछ के रह जाए, आपको ये और बोल दे कि अगर BO 12 सेंटीमीटर का है तो OE कितने का होगा, तो आप बता दो कि 6 का होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके आ सकता है। समझ में आ गई बात। चलो आगे देखो, उपपत्ति में क्या करेंगे सबसे पहले। अब देखो ध्यान से देखने वाली बात अब है, समझने वाली बात। एक बार मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ये मान लो कि यहां पे मिटा दिया, ओके, इसको भी मिटा दिया, जैसे मान लो कि ये है ही नहीं। अब आपको समझ में आएगा कि एक तो ये त्रिभुज बन रहा है और दूसरा ये त्रिभुज बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब मैं क्या करूं, इसको इससे मिला दूंगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि एक त्रिभुज बन रहा है इधर, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABG में, त्रिभुज ABG में, ABG इस त्रिभुज में। देखो बेटा एक छोटी सी प्रमेय बताता हूं आपको, ध्यान से देखना इधर, छोटी सी कहानी है, एकदम छोटी सी, ठीक है। खरगोश कछुआ वैसे छोटी है। करना क्या है इसमें, एक चीज देखना, AB का मध्य बिंदु क्या है, F है। AB का मध्य बिंदु क्या है, F है। AG का मध्य बिंदु क्या होगा, O होगा। कैसे होगा O, कि जितना ये था उतना ही हमने इसको बढ़ाया था, याद है। तो अगर दो भुजाओं गई ना, एक भुजा दूसरी भुजा, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है ना, वो तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है और उसकी आधी होती है। जैसे कि मान लो कि ये अपना त्रिभुज है, इस भुजा का मध्य बिंदु हो गया, इस भुजा का मध्य बिंदु हो गया, दोनों को मिला दिया तो ये इसके समांतर है या नहीं है, देख रहे हो। ये भी देखो इसके समांतर नजर आ रही है, बस ये होता है। एक और क्या होता है, जैसे मान लो कि ये 16 सेंटीमीटर की है तो ये अपने पास में कितने की होगी, 8 की होगी, ऊपर वाली इसकी आधी भी होती है। तो करना क्या है, ABG में, अब ABG में हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कि F क्या है, AB का मध्य बिंदु है, तो F AB का व O किसका मध्य बिंदु है, AG का, O किसका है, AG का, दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, ABG में F AB का और O AG का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। अतः क्या होगा, अतः ये होगा कि जो FO है वो समांतर होगा BG के, जो आपको दिख भी रहा है कि FO है वो BG के क्या है, समांतर है। समझ में आ गई बात, FO BG के क्या है, समांतर है, तो FO समांतर BG। देखो पूरा डायग्राम बना देता हूं, ये बिंदु हो गया अपना O। एक चीज देखना, अगर FO BG के समांतर है, अगर FO BG के समांतर है तो OCB BG के समांतर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ही तो लाइन है। अरे ये वाली लाइन ये इसके समांतर होगी, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, देखो ये दोनों लाइन, ये पूरी लाइन इसके समांतर होगी या नहीं होगी, होगी। कैसे होगी, OC BG के समांतर होगी। अतः OC समांतर किसके होगी, BG के, समांतर किसके होगी, BG के, समीकरण नंबर 1। अब ये क्यों होगी,
इसका कारण देखो लिखना जरूरी है, नहीं एग्जामिनर नंबर काट सकता है। तो इसका कारण हम यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है ना, ये बात यहां पे लिखनी है। चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर होती है। समझ में आ गया इतना? आप एक काम करना, ये लाइन इसके नीचे लिख देना। ठीक है, मैं भी नीचे लिखने वाला था लेकिन मैंने सोचा फिर लिख दिया तो ठीक है, कि चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, इसलिए ये काम किया है हमने। ठीक है, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। देखो ये थोड़ा सा इधर ये क्या है कि आपको कंफ्यूजन वाला हो गया है, तो मैं इस लाइन को नीचे ही लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इस लाइन को मैं इधर ही लिख देता हूं और क्योंकि लगा के लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है, चलो तो इतना हो गया अपना, इतना हो गया। इसका मतलब ये है कि अपना आधा क्वेश्चन आराम से हो गया है और आधा जो बच गया है वो एकदम आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए अब और क्या करेंगे, हम एक चीज लिखूंगा मैं छोटी सी यहाँ पे। वो चीज क्या है कि जिस प्रकार से OC BG के समांतर हुआ है ना, इसी प्रकार ठीक है, किस प्रकार? इसी प्रकार देखो ये लाइन जो इसके समांतर हुई ना, इसी प्रकार ये जो लाइन है कौन सी? OB लाइन है वो किसके समांतर हो जाएगी? OB लाइन समांतर होगी CG के। OB समांतर किसके होगी? CG के। ये कौन से त्रिभुज में से लेंगे? देखो पहले कौन सा त्रिभुज लिया था? ये वाला त्रिभुज लिया था, और अब की बार कौन सा त्रिभुज लेंगे? ACG। तो यहां पे लिख देंगे त्रिभुज ACG से। समझ गए? ठीक है, तो अब इतना ये दोनों काम हो गए अपने कि भाई इतना हमने अच्छे तरीके से लिख दिया। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? इसी प्रकार। ये दिखाई दे रहा है नीचे तक? टेक्निकल टीम दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है, अब देखो अब आगे हम क्या करेंगे कि भैया आमने सामने वाली रेखा समांतर हो गई OC BG के, OB CG के। ये पूरा देखो क्या बन गया? अरे ये पूरा क्या बन गया? समांतरे चतुर्भुज। क्या बन गया? समांतरे
चतुर्भुज। अतः समीकरण 1 व 2 से, अतः समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? 1 व 2 से BOCG एक समांतर चतुर्भुज है। BOCG क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो हमारा क्वेश्चन 80% हो गया है, थोड़ा सा बचा है, उसमें कोई जोर नहीं आने वाला। समझने वाली बात बस इतनी सी थी, 3 लाइनों की। एक बार और समझाऊंगा दोबारा। समांतर चतुर्भुज पे आ जाओ। आप सभी को पता है कि देखो यहां बना देता हूं, ये मान लो कि अपना एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ये अपना क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है ना, तो इसके जो विकिरण है ये परस्पर समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित मतलब अगर विकिरण बना दिए तो ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके क्या होगा? बराबर होगा। यही काम इसी में करेंगे हम। इसको नाम दे देता हूं मैं D, पहले से इसको नाम दिया हुआ था D। तो इससे हमें क्या हो जाएगा कि हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकिरण है, ये क्या करेंगे? इसके विकिरण है, ये क्या करेंगे? परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित, क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। मतलब जो BD है ये किसके बराबर होगा? अरे BD किसके बराबर होगा? DC के। आधा तो हो गया सिद्ध। और क्या होगा? OD किसके बराबर होगा? DG के। थोड़ा सा और सिद्ध हो गया, ठीक है। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना। इसको हमें लिखेंगे कैसे? अतः BD बराबर है, BD बराबर है DC, समीकरण नंबर 1। और समीकरण 1 में सॉरी 1 हो गया, 2 हो गई, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। चलो थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, समीकरण नंबर 3। BD बराबर DC और क्या हो जाएगा? OD बराबर DG। अरे BD बराबर DC और OD बराबर DG, समझ में आगोगे? तारे हिंदी का मान कम ही समझ में आवे है। चलो अब देखो बेटा, आगे हमें करना क्या है? आगे हमें करना यह है कि आधा तो सिद्ध हो गया अपना। आधा कौन सा सिद्ध हो गया? कि अगर BD DC के बराबर है ना, तो वहीं पे हम कह सकते हैं कि AD तो क्या है? इसकी माध्यिका है। AD तो क्या है? माध्यिका है। इतना तो हमने कर लिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी चीज और बच गई, 2:1 वाली। बहुत आसान है, बस 4 लाइन लिखूंगा यहाँ पे और हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोबारा शुरू करते हैं। यहां से क्या लिखते हैं? अगर कोई चीज हम अलग से लिखना शुरू करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? परंतु। क्या लिखेंगे हम? परंतु। हम अलग से कोई दूसरी चीज चालू कर रहे हैं, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कुछ लिखते तो हम लिख देते अतः। तो हम परंतु लिख के क्या लिखेंगे कि जो AO है वो OG के बराबर है। AO है वो OG के बराबर है। AO है वो OG के क्या है? बराबर है। तो भैया AO की जगह तो AO लिख दूंगा और OG की जगह है OG नहीं लिखूंगा, क्योंकि OG के 2 टुकड़े हैं। OG के कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े हैं। कौन से? OD और DG। तो यहां पे लिख दूंगा OD प्लस DG। अरे लिख सकता हूं ना भाई, 10 को 5 + 5 तो लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। तो ये मान लो कि OG 10 है, ये 5 है, ये 5 है, तो मैंने लिख दिया OG बराबर OD प्लस DG। हो गया इतना। चलो अब देखो, अब इसमें क्या चेंजमेंट करेंगे हम आगे जाके। अभी मैं ये बात बता रहा हूं आपको कि जो OD है
और जो डी जी है वो दोनों बराबर हैं। ये देखो इस लाइन में लिखा हुआ है, दिख रहा है। ओ डी किसके बराबर है? डी जी के। तो अगली लाइन में देखो क्या लिखेंगे, ए ओ की जगह ए ओ ही रखना है, ओ डी की जगह ओ डी ही रखना है, और डी जी की जगह भी क्या लिख देंगे हमें? ओ डी लिख देंगे। डी जी की जगह भी क्या लिख देंगे? ओ डी, क्योंकि डी जी ओ डी के ही तो बराबर है। आगे देखो ए ओ इसके बराबर है 2 ओ डी, इसके बराबर 2 ओ डी। अरे ए ओ बराबर है ओडी प्लस ओडी है, तो ओडी प्लस ओडी की जगह 2 ओडी लिख सकता हूं। राहुल प्लस राहुल 2 राहुल हो सकते हैं ना, उसी प्रकार से। ठीक है, अब एक काम करो, इस ओडी को मैं नीचे ले आता हूं, ठीक है ना। इस ओडी को पकड़ के और इसके नीचे ले आऊंगा। नीचे कैसे? चलो इसी लाइन में ले आते हैं। इसी लाइन में इस ओडी को पकड़ा और इधर ले आया मैं। समझ गए मेरी बात? अरे समझ गए क्या? यहां पे क्या बच गया अपना? 2 बच गया। तो 2 के नीचे मैं क्या लिख दूंगा? 1। बट्टा में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 को गुणा में लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आपको पता है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया है, सिद्ध हो गया है। ठीक है, लंबी सी सांस ले लो अब एक सारे। पता है मुझे कि इतने में थक गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये दोबारा समझाने वाला हूं, तो ध्यान से समझना, तुरंत समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, रचना सिद्ध करना है, वो सब आप लिख लोगे। बात करता हूं मैं उपपत्ति की, कहां से शुरू करना है? सबसे पहले ए बी जी, इस त्रिभुज को लेना है। इस त्रिभुज में हम लिख देंगे कि एफ ओ समांतर है बीजी। ठीक है, एफ ओ समांतर है बीजी, लिख दिया। अगर एफ ओ बीजी के समांतर है तो ओसी समांतर होगा बीजी के, ओसी समांतर होगा बीजी के। अरे ये दोनों समांतर कर दी, समझ में आ गई इतनी बात है। आगे वाला त्रिभुज ए सी जी, आगे वाला त्रिभुज कौन सा है? ए सी जी। ए सी जी में क्या करेंगे? वही काम है। ओ ई समांतर किसके होगा? जी सी के। ओ ई समांतर किसके होगा? जी सी के। तो ओ बी भी समांतर किसके हो जाएगा? जी सी के। ओ बी भी समांतर किसके हो जाएगा? जी सी के। ये इसके समांतर हो गया, ये इसके समांतर हो गया। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब क्या लिख देंगे? समीकरण 1 व 2 से ये पूरा क्या हो गया अपना? एक समांतर चतुर्भुज हो गया। एक समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण पक्ष पर क्या करते हैं? समद्विभाजित। ये चीज हम यहां पे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? बी डी बराबर डी सी और ओ डी बराबर डी जी, लिख दिया यहां पे। ठीक है, आधा तो सिद्ध हो गया यहीं पे। उससे आगे क्या करना है? उससे आगे वाला लाइन में लिखो परंतु ए ओ बराबर ओ जी, ए ओ बराबर ओ जी। अगर ए ओ ओ जी के बराबर है तो ए ओ ओ जी के 2 टुकड़े कर दो। अब ओ डी प्लस डी जी। देखो ओ ई इसके बराबर है तो हम लिख देंगे कि ए ओ बराबर है ओ डी प्लस ओ डी, क्योंकि ये भी तो ओ डी के बराबर ही है। ओ डी प्लस ओ डी कितना हो जाएगा? 2 ओ डी। इधर ओ डी को नीचे ले आओ, इधर नीचे क्या लग जाएगा? 1 लग जाएगा। और ये हो गया अपना इति सिद्धम, इति सिद्धम, हेंस प्रूव। ठीक है, एचपी भी लिख सकते हो यहां पे। तो ये हो गया अपना काम, और ये हो गई प्रमेय। 10.1 में जो मैंने 2 प्रमेय बताई हैं, यही प्रमेय या इससे कोई क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपको 10.1 से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये प्रमेय उतार लो जल्दी से। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक करके देख लेना। जो मैंने अभी 1 मिनट में दोबारा समझा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से उतार लो, वीडियो को पॉज करके उतार लेना। मैं मिटा देता हूं क्योंकि नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब देखो, अब आगे हम एक क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन कौन सा? अभी जो प्रमेय करवाई है इसी पे आधारित क्वेश्चन। तो किताब निकाल लो,
और किताब में 10.2 निकाल लो, और किताब में 10.2 में क्वेश्चन कौन सा है? किताब में है, ये रहा 3 4, हाँ भाई 2 का क्वेश्चन देखो। 2 का क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं दी हुई है, जी पर प्रतिच्छेद करती हैं, और पूछ क्या रहा है? एजी की लंबाई दे रखी है, बीई की लंबाई दे रखी है, जीएफ की लंबाई दे रखी है, और कुछ लंबाइयां हमें पूछी हैं। अब देखो ये क्या हो गया, अपना त्रिभुज हो गया। समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बना लिया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये लो, ये हो गया अपना त्रिभुज, और ये हो गई त्रिभुज के अंदर माध्यिकाएं। ओके, ये लो। अब देखो क्या बोल रहा है ये बोला कि ए बी सी में माध्यिकाएं, तो पहले तो एबीसी लिख दो। अरे ये 2 का क्वेश्चन है, 10.2 में 2 का क्वेश्चन। ओके, एडी बीई सीएफ, एडी बीई सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये बिंदु कौन सा हो गया? अपना संगामी बिंदु हो गया। कौन सा हो गया? संगामी बिंदु हो गया, प्रतिच्छेदी बिंदु इसको नहीं बोलेंगे। एजी बराबर 6 सेंटीमीटर। भाई एजी कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। अब एक चीज आप बताओगे मेरे को कि जीडी कितनी होगी? अगर ये पूरी 6 है तो जीडी कितनी होगी? 3 होगी। अभी बताया था मैंने, जीडी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। बीई 9 सेंटीमीटर, बीई मतलब बी से लेके ई तक पूरी 9 है। पूरी कितनी है? 9 है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक 9 है। तो बताओ कैसे करेंगे इसको? अरे जब बीज कौन सा? बीई आपको 9 दे रखा है तो आप कैसे करोगे? 9 कब हो सकता है? दिमाग लगाओ कि ये हो, इससे आधी ये हो और पूरी 9 हो जाए। तो वही करना है। यहां से लेके यहां तक 6 और यहां से लेके यहां तक 3। भाई ये 6 होगी तो ये कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और 6 और 3 पूरी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। समझ में आ गई बात? देखो करना कैसे वो मैं आपको समझा दूंगा। अगर ये 6 है और ये 3 है तो हुआ या नहीं हुआ? 9 हो गया। उससे आगे दे रखा है GF 4.5 सेंटीमीटर। GF, जी से लेके F तक ये कितना है? 4.5। अब एक बात बताओ, अगर ये 4.5 है तो ये तो 4.5 से दुगुना होगा या नहीं होगा? होगा ना। 4.5 का दुगुना कितना होता है? अरे 4 का दुगुना कितना होता है? 8। 4 का दुगुना 8 और 5 का दुगुना 10। तो 4.5 का दुगुना कितना हो जाएगा? इनके बीच में ले आओ, पता है सभी को, 9 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ये तो हो गया आपके आंसर। आंसर कौन से हैं? आंसर हैं जो हमें नहीं दिए। ठीक है, जैसे ये आंसर है, ये आंसर है, ये दोनों भी आंसर है। इनमें से कौन सा पूछा है? तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? जीडी। एक तो पूछ रहा है जीडी, इसका तो आंसर आ गया। एक पूछ रहा है बीजी, 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 ये आंसर हो गया। एक पूछ रहा है सीएफ, सीएफ। अब सीएफ बताओ कितना हो गया? ये नहीं हुआ भाई आंसर। सीएफ मतलब ये पूरा पूछा है कि ये पूरा कितना है? बताओ बताओ पूरा कितना होगा? ये 9 हो गया, 10 11 12 13.5। तो पूरा ये पूरा कितना हो जाएगा? पूरी टोटल 13.5 सेंटीमीटर। अब करना कैसे? देखो ध्यान से देख लेना।
भाई एजी दे दिया, क्या दे दिया, एजी दे दिया, तो सबसे पहले तो ये लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में जो जो दिया है वो लिख देंगे कि ऐसे ऐसे माध्यिकाएं हैं, वो जी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ऐसा जो क्वेश्चन में दिया है वो सारा लिख देंगे। उसके बाद में देखो एजी, तो एजी है वो क्या है, चलो एजी मत लिखो, जो पूछा है वो लिखो। पूछा क्या है हमें, जीडी पूछा है। क्या पूछा है, जीडी पूछा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो जीडी है वो एजी का आधा है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एजी बटा 2 है। अरे जो एजी है इसका आधा ही तो है ये, तो यहां पे लिख दिया एजी बटा 2। तो जीडी कितना आएगा, एजी का मान रखो, एजी का मान कितना है 6, ये दिया हुआ है, तो 6 बटा 2 बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले वो लिख देंगे जो पूछा है तो आसान हो जाएगा काम। उसके बाद में क्या पूछा है, 6 सेंटीमीटर वाला मतलब बी जी पूछा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, बीजी बराबर, यहां पे क्या लिख देंगे, बीजी बराबर। अब बताओ बीजी कितना होगा, देखो हमें तो ये पूरा दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। बेटा ध्यान से समझना है इस बात को, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पूरा कितना है 9 सेंटीमीटर है, तो मैं इसके 3 टुकड़े कर लेता हूँ, मतलब यहाँ तक हो गया 3 सेंटीमीटर, यहाँ तक हो गया 3 सेंटीमीटर, और यहाँ तक हो गया 3 सेंटीमीटर, 3 टुकड़े कर लिया ना। उनमें से बीजी क्या है, उनमें से बीजी है 2 टुकड़ों को जोड़ने पर बीजी बन जाएगा। समझ में आ गई बात, मतलब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो बीई है, जो बीई है इसके 3 टुकड़े कर दूंगा, मतलब 3 का भाग दे दूंगा इसमें, तो 3 का भाग दे दिया तो 3 टुकड़े हो गए 3 के, इनमें से 2 टुकड़े हैं बीजी, मतलब बीजी है बी से लेके जी तक 2 टुकड़े आ रहे हैं, तो इसको 2 से क्या कर दूंगा मैं, गुणा कर दूंगा, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/3 बीजी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 2/3 बीजी। अगर हमें पूछता जीई तो हम क्या लिख देते 1/3 बीई। ठीक है, अब देखो बीजी, अरे करो कितना हो जाएगा, बीई का मान लिख दो 9/3, 3 को इससे काटो, कितने बच गए 3 बच गए, और 3 दूनी कितने हो गए 6 हो गए, ये हो गया अपना आंसर हो गया, आ गया, समझ में आ गई बात। अरे आपको तो आंसर मिलाना है, आप कैसे मिला दोगे पता है मुझे। उसके बाद में देखो और क्या पूछा है हमें ये पूछा पूरा CF वाला। ठीक है, तो ये हमें दिया नहीं, ये तो मैंने से निकाल के लिखा था। अब देखो हमें पूछा है वो लिखो, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा CF किसके बराबर होगा भाई, ये 4.5 है, तो यहां तक 4.5 होगा। ठीक है, और यहां तक भी कितना होगा 4.5 होगा, तो मैं क्या करूंगा कि 3 से गुणा कर दूंगा 4.5 को, GF। CF किसके बराबर है 3 गुणा GF, मतलब जो CF है वो जो GF है इसका तिगुना है। समझ में आ गई बात, लिख दो CF बराबर 3 गुना GF का मान कितना है 4.5। 4.5 का पहाड़ा बोलो जल्दी से, 4.5 का पहाड़ा बोलो जल्दी, आ रहा है पहाड़ा, वेरी गुड 13.5 सेंटीमीटर। और ये क्या हो गए अपने तीनों आंसर हो गए। ऐसा क्वेश्चन आपके आ सकता है, समझ में आ गई बात। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, देखो इसमें 4 का क्वेश्चन ऐसा नहीं है, 5 का ऐसा नहीं है, 6 का ऐसा नहीं है, 7 का क्वेश्चन ऐसा ही है। ठीक है, 7 का क्वेश्चन ऐसा ही है, तो ये आपका हो गया होमवर्क, ये आपका क्या हो गया होमवर्क हो गया है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 करोगे आप, और अभी करोगे। ठीक है, अभी वीडियो को रोक दो यहीं पे और पहले 7 का क्वेश्चन करो। चलो इससे आगे टाइम कितना हो गया टेक्निकल टीम, ज्यादा ही हो गया तो
चलो कोई बात नहीं। अब देखो आगे वाला एक प्रमेय और कर लेते हैं, उसके बाद में हो जाएगा कंप्लीट। ये हो गई आपकी 10 की कंप्लीट है आपकी, ठीक है। और जिन बच्चों को और भी एक्स्ट्रा पढ़नी है तो देखो अंतः केंद्र, परिकेंद्र और जो लंब केंद्र है उनको छोड़ के और आप जो माध्यिका के 1-2 क्वेश्चन है वो और कर सकते हो, ठीक है। बाकी अभी अभी जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपको करना ही है। जो मैंने 2 प्रमेय की हैं वो आपको अभी करनी है, ठीक है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, ये तो भैया अगली वाली प्रश्नावली आ गई अपनी, है ना। अच्छा चलो तो एक काम करते हैं, अब ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई और मैं 11 की प्रश्नावली का जो वीडियो है वो इसके थोड़ा बाद में बनाऊंगा। अब करना क्या है आपको, ये चीज ध्यान में रखना, जो 10 की प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है अभी, ठीक है, उसमें एक काम करना, महत्वपूर्ण बिंदु देखो। और महत्वपूर्ण बिंदु में जो एक तो देखो पहला बिंदु है, ठीक है, पहला बिंदु पढ़ो इसको। तो उस पहले बिंदु में क्या है, नाम दिया हुआ है एक बीच में बिंदु पथ, हो सकता है वो पहला बिंदु आपका जो खालिस्तान वाला क्वेश्चन है वो आ जाए। एक देखो इसमें दूसरा बिंदु देख लो, एक तीसरा बिंदु देख लो, इनको देख के जाना एग्जाम में जाओ तो एक बार अभी अभी इनको पढ़ो, चौथा पांचवा छठा छोड़ दो। एक सातवां बिंदु पढ़ो। 10 की प्रश्नावली के लास्ट में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनमें से पहला, दूसरा, तीसरा और एक सातवां, ये सारे आप क्या करोगे इसमें देख के जाओगे। समझ में आ गई बात, ये हो गए। तो ये आपकी 10 की तो क्या हो गई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद में अब हम शुरू करेंगे जो 11 की प्रश्नावली समरूपता वाली है। तो बेटा देखो समरूपता वाली मैं आपको बता देता हूँ, बोधायन प्रमेय आपके हटा दी है, ठीक है, बोधायन प्रमेय हटा दी है। एक क्षेत्रफल वाली जो प्रमेय थी वो हटा दी है, इसके अलावा सारी प्रमेय आएंगी। तो एक तो देखो इंपॉर्टेंट है जो 11 की प्रश्नावली में, वो है वेरी इंपॉर्टेंट, समझ के चलो जिसको, ठीक है, कौन सी, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, या तो ये प्रमेय या इस पे आधारित कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अरे क्वेश्चन आसान होते हैं, ठीक है ना, प्रमेय उससे भी आसान होती है, लेकिन प्रमेय क्या है कि इसमें बेटा समझने में टाइम लगता है, ठीक है। एक बार आप ध्यान से बैठ के समझो, फिर समझने के बाद एक बार खुद करो, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद में देखो 3 प्रमेय हैं आपको पता है, एक तो SSS वाली, SAS वाली और ASA, ये तीनों प्रमेय और एक ये चौथी प्रमेय, ये चारों प्रमेय हम क्या कर लेंगे कल कंप्लीट कर लेंगे। और देखो इसमें से अगर देखो बेटा प्रमेय आएगी ना, 2 मैंने आज जो आपको करवा दी हैं, और ये अगर आप ये इतना कर लेते हो तो ये समझ के चलो कि 10 और 11 की प्रश्नावली आपकी लगभग कंप्लीट हो गई है। 11 की इसमें जो बच गए हैं ना, 1-2 क्वेश्चन है और 2-4 क्वेश्चन और उदाहरण हैं जो ऐसे जो मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार, ठीक है। तो उनको छोड़ के छोड़ना किस किस को है, क्षेत्रफल वाली और एक आधारभूत बोधायन प्रमेय, बोधायन और क्षेत्रफल वाले को छोड़ देना, बाकी करना है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी अगले वीडियो में जिसमें जो 11 की प्रश्नावली उसके क्वेश्चन करवा दूंगा। तब तक के लिए पढ़िए, मस्त रहिए, धन्यवाद, बाय बाय।